हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र अतिरिक्तांक, जिसके हल प्रश्न पत्र को हम लोग जान रहे थे, जिसमें सब्जेक्ट हमारा चल रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। यह जो है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके 66 बीपीएससी हो या बिहार दरोगा मेंस, बिहार एसएससी मेंस, बीपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल पीसीएस का एग्ज़ाम। साथ ही आपको यह एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंक सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और एग्ज़ाम फ्रेंडली होने वाली है। आप लोग लास्ट तक बने रहना। हमारी एक पार्ट कल भी आई थी, जो लोग उसे नहीं देखें उसे जा कर के ज़रूर देख लेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करेंगे। शुरू करेंगे आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का चैप्टर नंबर 2। आज का जो चैप्टर नंबर 2 है वह है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम। इसका हम लोग नोट्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके प्रश्न कोश को करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे और वहाँ जितने भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी गई है विश्लेषण के साथ, उसे हम लोग सही पूर्वक और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको पीडीएफ दी जाती है। साथ ही वहाँ डेली क्यूज कराई जाती है रात 8 बजे। शुरू करेंगे आज ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। भारतीय विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको सभी प्रश्न का ऑप्शन पढ़कर नहीं बताई जाएगी, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसको और आपको सिर्फ पूर्ण विश्लेषण दी जाएगी। सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अब इसकी विश्लेषण की बात करें तो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों को में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। अब नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था यह की गई थी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। इसके विश्लेषण की बात करें तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो की गई, यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? संघीय न्यायालय की जो स्थापना की गई थी, इसका सही आंसर है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर विश्लेषण की बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प जो डी है वह सही है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है चौथा नंबर,
भारत की संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? भारत का जो संघीय न्यायालय है यह की गई थी वर्ष 1937 में और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। पांचवा प्रश्न, केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। द्वैध शासन जो है यह अधिनियम पारित की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ विश्लेषण है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही प्रांत का द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित की गई। साथ ही नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। प्रांतों में जो द्वैध शासन का उपबंध था वह की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। एक था आरक्षित यानी रिजर्व और दूसरा था हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935, जबकि भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांत में द्वैध शासन प्रांत लगाई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। सातवां प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? 1919 का भारत शासन अधिनियम में जो विशेषताएं हैं वह है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। यह जो दो है यह सही है 1919 भारत शासन अधिनियम से। जबकि जो दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए जो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वह 1909 के भारत शासन अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार से किया गया था। अब इसके विश्लेषण की बात कर ले तो यहाँ पर विश्लेषण है, भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ऐसे प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासन को दो श्रेणी में बांटा गया, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। साथ ही केंद्र और प्रांतों में शक्तियों के विभाजन के लिए अनुसूची में विषयों का विभाजन किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि इसे सिख, यूरोपीय, भारतीय ईसाई एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। आठवां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? भारत का जो विधान पालिका है यह द्विसदनीय बना था 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। विश्लेषण की बात करें तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद जिसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाया, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। दूसरा बना निचला सदन जो था केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि 3 वर्ष के लिए होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत उसके 140 सदस्यों में से 100 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे निचला सदन केंद्रीय विधानसभा में। 9वां प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था?
द्विसदनीय विधायिका लाने का कार्य किया था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। 10वां प्रश्न, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है यह है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके विश्लेषण की बात कर ले तो यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। 11वां प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से करना है। तो यहाँ पर जो हुई थी 1919 के अधिनियम में वह है 1926 का और 1945 का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण देखें तो यह है वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। जो भारत शासन अधिनियम 1919 थी इसके तहत ही केंद्रीय विधानसभा का चुनाव 1926 में और 1945 ईस्वी में कराई गई थी। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ देखें तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके तहत संघीय न्यायपालिका की स्थापना, भारत संघ की स्थापना, केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति की स्थापना की गई थी। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच की जो शक्ति विभाजन है इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। विश्लेषण की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्राप्त की गई। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची को विभाजित किया गया। राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इसके तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई और इसके ब्रिटिश प्रांत के भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासत को मिलाकर बनाई गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा संघ की अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल। वह अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित की गई नहीं, यह गवर्नर जनरल को की गई थी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, बिल्कुल सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता।
15वां प्रश्न, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। यह की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 16वां प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी। भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की थी। यह हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 18वां प्रश्न, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां यानी कि अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी। अपशिष्ट शक्तियां 1935 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दी गई थी। 19वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। 1935 के संविधान से बात करें तो देश के लिए लिखित संविधान ये गलत है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि सही है। एक संघ की योजना पर विचार की गई, यह भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, यह भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं की गई। विश्लेषण देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। आगे 20वां प्रश्न, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, यह महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली नहीं। इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है नहीं। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई नहीं। सही आंसर है जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इससे ही सबसे ज्यादा अनुच्छेद और भी विशेषताएं ली गई है भारतीय संविधान में। विश्लेषण की बात करें तो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि है। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित की गई, प्रांत के द्वैध शासन को समाप्त की गई, प्रांत में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया, प्रांतीय शासन व्यवस्था बनाई गई, प्रांतीय विधानमंडल बनाया गया, केंद्र एवं प्रांत में शक्ति का विभाजन किया गया, फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। अब आगे 21वां प्रश्न देखेंगे। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। बर्मा जो है यह भारत से अलग हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा वर्तमान का म्यांमार यह जो अलग हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में अलग हुई। अब इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया के बारे में सभी प्रश्न को विश्लेषण के साथ जानते हैं। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी स्वराज पार्टी ने 1934 में। अब इसके विश्लेषण की बात करें तो मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया।
जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। यानी कि 1934 में रांची में जो स्वराज पार्टी की आत्मनिर्णय द्वारा इसे की गई थी और संविधान सभा का विचार प्रकट किया गया था। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? संविधान निर्मात्री सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी एम.एन. रॉय द्वारा। वर्ष 1934 में ही जब रांची में हुई थी सम्मेलन, तो भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तीसरा प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण प्रस्ताव दी गई थी क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में किया गया और यह शुरू की गई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। चौथा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि जो थी वह थी लगभग 10 लाख व्यक्ति पर। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। पांचवा प्रश्न, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम बोर्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स या ए.बी. अलेक्जेंडर? ये थे विलियम बोर्ड जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स थे जो कि बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष भी थे, पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे और ए.बी. अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। ये तीनों शामिल थे कैबिनेट मिशन में। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। सातवां प्रश्न, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उप सभापति 1946 में थे जवाहरलाल नेहरू। विश्लेषण की बात करें तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उप सभापति थे। यानी 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला गया, जिसमें वायसराय जो था वह पदेन अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए थे। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन उसमें शामिल नहीं थे। विश्लेषण की बात करें तो कैबिनेट मिशन के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा के 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। भारत का अंतरिम सरकार जो था वह 2 सितंबर 1946 को गठित हुई, जबकि उसकी घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को।
इसमें श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। 9वां प्रश्न है, कथन ए बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी और कारण आर है, बेबेल का विचार था कि एसीय व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन सही है जबकि कारण गलत है। विश्लेषण की बात करें तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिलिथगो के स्थान पर विस्काउंट बेबेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेबेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। बेबेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेबेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सत्य है और कारण गलत है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यहाँ नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका जो आंसर है बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है, तो इसके विश्लेषण को समझने का प्रयास करें। तो संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। अगला प्रश्न है 11 नंबर, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, या प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, या बहुदलीय संरचना नहीं थी, या कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से करना है। तो यहाँ पर जो है सही ए और डी है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? संविधान सभा के बारे में गलत कथन जो है वह है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह गलत है। अन्य सभी देखें तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। यानी जो सही आंसर इसके जो है वह है सी। विश्लेषण की बात करें तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि विधि द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। 13वां प्रश्न, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया। 14वां प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।
15वां प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? यह हुई थी प्रांतीय सभाओं द्वारा। 16वां प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। विश्लेषण की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा 9 दिसंबर को। 18 प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। 19वां प्रश्न, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। 20वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को बनाए गए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा। विश्लेषण है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। 22वां प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को हुई थी, जिसके परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुई थी 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 25वां प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? यह की गई थी 22 जनवरी 1947 को। विश्लेषण है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। 26वां प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? यह रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 27वां प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही की बात करें अगर, तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते थे, यह गलत है। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। विश्लेषण समझे तो भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, जिनमें संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के माध्यम से किया जाता था। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। 29वां प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि जो थी 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त
संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर जो दी गई है वह है C 12। अगर यहाँ पर 11 रहेगा तब सही आंसर होगा 11। कुल 11 अधिवेशन हुई थी और एक यहाँ पर ये दी गई ऑप्शन के अनुसार 12वां होगी। तीसरा प्रश्न, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताएं। अंतिम बैठक जो हुई थी वह हुई थी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। संविधान सभा को लगा था कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 32वां प्रश्न, सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है तो यहाँ पर इसे सही आंसर है ऑप्शन बी। इसकी विश्लेषण को समझे तो सही सुमेल इस प्रकार है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य K.M. मुंशी, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य ब्रिटी कृष्णामाचारी और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 33वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। यह थे B.N. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जो कि B.N. राव के नाम से जाने जाते हैं, को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 34वां प्रश्न, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. राव द्वारा। विश्लेषण समझे तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 35वां प्रश्न, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन की बात करें तो यहाँ पर दी गई जो ऑप्शन है वहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं दी गई है। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुई थी तृतीय वाचन। 36वां प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब। 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। यानी कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है यह अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 से, जबकि शेष सभी उपबंधों के साथ 26 जनवरी 1950 से प्रभावित हुआ और 26 जनवरी 1950 को ही पूर्ण रूप से ग्रहण किया गया। 37वां प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब। 26 नवंबर 1949 को। 38वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था कब। 26 नवंबर 1949 को। 39वां प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। 41वां प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय
इसलिए किया गया क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। विश्लेषण समझे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में जो हुई थी में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 का लाहौर अधिवेशन में, तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। 43वां प्रश्न, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। 44वां प्रश्न, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था कब? यह हुई थी 26 नवंबर 1949 को। 45वां प्रश्न, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी से। विश्लेषण समझे तो वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। यद्यपि विकल्प A पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभीष्ट विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। अतः स्पष्ट है कि अभीष्ट उत्तर विकल्प B है। 46वां प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर का जन्म हुई थी 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित होने के रूप में हुई थी। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ सही हो जाएगा कथन A और B, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। विश्लेषण समझे तो नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। 48वां प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन A है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और कारण R है, इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? तो यहाँ पर सत्य जो है वह है A और R दोनों सत्य है, परंतु R A का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विश्लेषण है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में
पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 49वां प्रश्न, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी किसने? मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? यह कही गई थी महात्मा गांधी द्वारा। पॉइंट है, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। 51वां प्रश्न, अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। जो प्रस्तुत कथन है आइवर जेनिंग्स का है, उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हित और भावना के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह कथन है ऑस्टिन का। विश्लेषण है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? कुल महिला सदस्य थी 15। इस प्रकार हमारा संविधान सभा जो थी वह खत्म हुई। अब आगे जो है संविधान सभा की प्रमुख समितियां हम लोग अब करेंगे। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के सभी प्रश्न को। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर उसके सभी संविधान सभा की समिति एवं उनके अध्यक्ष इस प्रकार है, यह दी गई है। पहला है समिति संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर सलाहकार समिति में जो मूल अधिकार उप समिति था उसका जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति में एच.सी. मुखर्जी। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बनाए गए थे सरदार पटेल। विश्लेषण, सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियां मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे।
छठा प्रश्न, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कुल सदस्य थे 6। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य 6 सदस्य थे। ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र एवं डी पी खेतान। इनमें से बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव तथा डी पी खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद टी टी कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। कुल ड्राफ्टिंग कमेटी में मिलाकर के थे 7 सदस्य। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे इनमें थे एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आठवां प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सदस्य नहीं थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। अन्य सभी मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी और ए के अय्यर सदस्य थे। आगे है 9वां प्रश्न, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। विश्लेषण है, संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 10वां प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्लेषण समझे तो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डी बी केलकर, हरिदकर एवं पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरा था एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर बी होगा। आचार्य जे बी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। यह बहुत ही कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है। अक्सर एग्जाम में जो प्रश्न है वहाँ पर पूछी जाती है तो आंसर मिलता है जे बी कृपलानी, जबकि जो जे बी कृपलानी है वह झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं। इस प्रकार हमारा समितियां जो थी संविधान की वह समाप्त हुआ और इसके आगे का जो है हमारा चैप्टर संविधान का स्रोत, इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसी के साथ उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते वीडियो को एक बार सभी ग्रुप में शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर कर लेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।